बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज क्यूएसओ का एक आर्टिकल 131 जो है वो पढ़ना है हमने। लेकिन उस आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसका जिक्र मैं इससे पहले वीडियोस में भी करता रहा। ये आपका चैनल जो है ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ R&A जो है ऑपरेट किया जा रहा है और R&A का बाकायदा ऑफिस जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और ये इसका एड्रेस जो है वो है 6028 फैसल टाउन लाहौर। बड़ी खुशी के साथ ये मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ R&A ना सिर्फ सिविल और क्रिमिनल के केसेस जो हैं उनको देखा जाएगा, फैमिली के केसेस को देखा जाएगा, बल्कि हमारे पास जो हैं हमारी टीम का जो हिस्सा है वो एक टैक्स कंसल्टेंट भी होंगे, बल्कि वो हमारी टीम का हिस्सा हैं, यानी होंगे नहीं, आने वाले वक्त की बात नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ हैं। तो ये जो है ये एड्रेस जो आपके साथ शेयर किया गया है इसमें हमने वर्किंग शुरू कर दी है। आप अपने तमाम जो मैटर्स हैं उनके लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और नंबर जो है नीचे वो दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं या पर्सनली अप्रोच करके यहाँ तक आप हमारी खिदमत जो हैं उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद जो मैंने आपको एक एड्रेस आपसे शेयर करना था, जो मैंने आपको हमारी जो लॉ फर्म है उसमें जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बयान करना था। इसके बाद हम लेक्चर की तरफ जाएंगे, लेकिन एक और बात जो गुज़श्ता से व्यवस्था है वो कर दूँ, वो ये कि जो चीज़ें मैंने बयान की हैं इसके अलावा जो लीगल सर्विसेज हैं, यानी अगर मैंने फैमिली या टैक्स के बाद अगर मैंने किसी बैंकिंग का नाम नहीं लिया तो बैंकिंग की जो केसेस हैं उनकी फैसिलिटीज़ भी हैं, यानी टीम हमारे पास पूरी की पूरी अवेलेबल है। आप बड़े बाइमाद तरीके से हमारे पास आके इन चीज़ों को हमारे साथ शेयर करके तो अपने जो मसाइल हैं उनका सलूशन जो है वो हमसे दे सकते हैं, हम उनका सलूशन जो है आपको देंगे। ये तो थी इंट्रोडक्शन की बात। अब हम कल एक लेक्चर में जो बात की थी फैक्ट की, रेलेवेंट फैक्ट की, फैक्ट इन इशू की, उसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 131 QSO 1984। अब ये जो आर्टिकल है किस बारे में? ये आर्टिकल हमें बताता है कि जो एविडेंस कोर्ट में दी जाएगी उसकी रेलेवेंसी जो है और उसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो किस तरह से होगी। उसकी जो एडमिसिबल होने के बारे में बात है वो कोर्ट ने डिसाइड करनी है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड करनी है, वो जज साहब ने डिसाइड करनी है कि क्या ये एविडेंस जो है ये एडमिसिबल है या नहीं, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन कोर्ट जो है उसकी डिस्क्रिशन तो है, लेकिन दैट डिस्क्रिशन विल बी एक्सरसाइज्ड विद सर्टेन पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनके दरमियान में उनको सामने रखते हुए कोर्ट ने डिसाइड करना है। जैसा कि इसमें 3 प्रिंसिपल जो हैं, 3 cardinal rules have been mentioned in this article। और उसमें सबसे पहला क्या है, यानी अगर हम इसको कैटेगोरिकली स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बयान करें तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है। जो सबसे पहला प्रिंसिपल क्लास 1 में बयान किया गया है उसमें कोर्ट को एम्पावर किया गया है। कोर्ट को किस चीज़ के लिए एम्पावर किया गया है कि वो जो पार्टी है उससे पूछे, द कोर्ट may ask the party to show the relevancy of fact which is being sought, यानी उस फैक्ट की रेलेवेंसी जो है उसके बारे में कोर्ट ने सबसे पहले पूछना है कि इसकी रेलेवेंसी क्या है। किसके बारे में? जिसको प्रूव करने के लिए फैक्ट को कहा गया है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया तो वो रेलेवेंट होगा, यानी फैक्ट प्रूव होने के बाद अगर रेलेवेंट हुआ तो दैट वुड बी एडमिसिबल। अगर वो एडमिसिबल नहीं होता प्रूव होने के बाद
यानी प्रूव हो गया लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है, तो उसकी एविडेंस जो है उसको एडमिसिबल नहीं कहा जाएगा। नंबर 1 कोर्ट की जो एडमिसिबिलिटी है उसके बारे में ये चीज़ कोर्ट ने देखनी है। सबसे पहला जो कार्डिनल रूल है वो ये है। उसके बाद अगर हम देखें 2 रूल जो हैं वो उसमें और दिए गए हैं और वो माइनर से डिफरेंस के साथ जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। यानी जो सेकंड है वो ये है कि अगर कोई फैक्ट, अब दूसरा जो है जो दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा रूल जो है वो क्या है, यानी जो रूल 2 है और रूल 3 जो है वो माइनर से डिफरेंस के साथ है। उसमें क्या बयान किया गया है कि अगर कोई पार्टी जो है उसने कोई फैक्ट प्रूव करना है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए पहले दूसरे फैक्ट की तरफ आना पड़ेगा, वो प्रूव होगा तो फिर पहले की तरफ एविडेंस आएगी। यानी उसके लिए पहले दूसरे फैक्ट को प्रूव करना जरूरी होगा। हालांकि मकसद हमारा ये है कि हम पहला जो है, पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसकी एविडेंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो डिपेंड दूसरे पे कर रहा है तो पहले दूसरे को करेंगे तो फिर पहले की तरफ आएंगे। हाँ अलबत्ता इसमें ये हो सकता है कि कोर्ट जो है अंडरटेकिंग ले और कोर्ट में सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उसके बाद आगे सूरत हाल चलेगी। इसकी एग्जांपल कैसे दी जा सकती है कि इसकी एग्जांपल ये है कि एक डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव करना है हमने इस तरह से कोर्ट में कि ये साबित हो जाए कि वाकया ही ये फलां शख्स ने एग्जीक्यूट किया, इसके ऊपर फलां के सिग्नेचर हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं कोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरह की होती है। एक होती है आपके प्राइमरी एविडेंस और एक होती है सेकेंडरी एविडेंस। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आते हैं प्राइमरी एविडेंस में, लेकिन बाद में कोर्ट जो है परमिशन देती है कि आप जो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो उसकी कॉपी है वो भी आप पेश कर सकते हैं। अब जब एक डॉक्यूमेंट हम कहते हैं कि गुम हो चुका है और उसकी एक कॉपी पेश करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट में क्योंकि पहला मकसद तो आपका ये है कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ ये वाकया ही फलां लोगों ने लिखा और उनसे एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन इस चीज़ को, इसकी एविडेंस देने से पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा, ये एविडेंस लानी पड़ेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वाकया ही लॉस्ट हो चुका है, यानी ये अब कोर्ट में ओरिजिनल पेश नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ये जो आपकी सेकेंडरी एविडेंस है, ये सेकेंडरी एविडेंस जो है ये ठीक है, उससे पहले आपको ये साबित करना होगा कि जो ओरिजिनल है ये गुम हो चुका है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। यानी एक चीज जो है पहले आपने जो प्रूफ करनी थी उसके लिए दूसरे को प्रूफ करना होगा। ये इसमें एक आप इसमें एग्जांपल जो है, एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए आप कह सकते हैं कि किस तरह से ये एविडेंस जो है दी जाएगी। उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है, जो थर्ड रूल है वो क्या है। थर्ड रूल ये कहता है कि इसी तरह से 2 चीजें आपने साबित करनी है, लेकिन उसमें ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि दोनों में से किसी को भी कहे कि पहले ये वाला फैक्ट जो है आप प्रूव कर दें, इसकी एविडेंस जो है वो ले आए। आपको ये पता है कि क्रिमिनल लॉ में चोरी की चीज जो है अगर कोई खरीदता है तो वो भी लायबल होता है। अब चोरी की चीज खरीदी गई और वो किसी के पोजेशन में है, तो उसकी एविडेंस जो है कि ये चीज चोरी की है या नहीं है और उसने उसको बेची है, तो उसमें पहले उसका पोजेशन भी तो देखना है ना कि पोजेशन किसके पास है, वाकया किसने लिया है, उसके पास पोजेशन है या नहीं है। अब अगर पोजेशन देखना है तो उससे पहले आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये आइडेंटिफाइड तो चीज होगी कि वाकया ही ये चोरी की है, ये उसी शख्स की है जो कह रहा है कि मेरा एक एसी चोरी हुआ, मैंने अपना एसी जो है फलां शख्स को दिया था, फलां बेटे को दे के गया था, उसने उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या ये थेफ्ट है और उसने फलां दुकानदार को जाके बेच दिया। अब पहले आपने वो एसी, वो फ्रिज या वो कोई चीज़ जो है जो चोरी की है उसको आइडेंटिफाई भी करना है। अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि उसको पहले आइडेंटिफाई करवा लें कि वाकई ही उसकी है या नहीं है, तो फिर उसके बाद देखें कि वाकई ही चोरी भी हुआ है या नहीं हुआ।
तो इन दोनों में फैक्ट ये होगा कि जो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ आ जाएगी कि पहले वो एक चीज़ को की एविडेंस ले या उसकी ले, यानी वो पहले ये भी कह सकती है कि वाकया ही ये चीज़ जो है चोरी होकर वही है वहाँ गई है, फिर उसको आइडेंटिफाई करवा ले, उसका पोजेशन करवा ले। तो ये दोनों में, लेकिन जो पहले वाला दूसरा रूल जो था उसमें ज़रूरी था कि पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की कि जो रजिस्ट्रेशन दी गई हैं उनकी, तीनों को पढ़ा हमने। तीनों में जो दूसरा था क्लास 2 जो था उसमें के दूसरा जो दूसरा पोर्शन है उसको पहले प्रूव करना ज़रूरी है, जिसमें हमने एक एग्जांपल गालपन दी है वो एक डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी की, उसमें एक आर्टिकल 46 है यूएसओ का, उसमें एक शख्स जो है वो मर जाए या कोई ऐसा सिलसिला हो जाए तो मरने के बाद उसकी स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से होगी, या इतना सा बंदा नज़र नहीं आता, किसी को मिला नहीं 7 ईयर्स के लिए, तो उसको मुर्दा तस्वर किया जाएगा। ये सूरत हाल है। उसी में ये है कि एक स्टेटमेंट है शख्स ने दी गई और allegedly that person has been died, वो शख्स जो है मर चुका है। तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो एविडेंस है उस शख्स की है, उसने दी थी, लेकिन उससे पहले क्लास 2 के मुताबिक उससे पहले कि ये एविडेंस जो ये स्टेटमेंट जो है उसकी उसको प्रूव करें, पहले हमें ये प्रूव करना होगा, साबित करना होगा कि वो शख्स जो है वो मर चुका है। इन दूसरा पोर्शन पहले, और दूसरा लास्ट वन जो है उसमें ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की कि ऐसे हालात वाक़यात होंगे जिसमें दोनों में से कोई भी हिस्सा जो है कोर्ट कह सकती है कि पहले इसको जो है प्रूव किया जाए, इसकी एविडेंस लाई जाए। ये पोर्शन है इसके तीनों इसकी क्लासेस हैं जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने आर्टिकल जाना है 132 की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसका, और उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। सारे आर्टिकल जो हैं अगर इनको पढ़ा जाए सीआरपीसी के साथ मिला के, तो ये एविडेंस के हवाले से सारे बड़े जरूरी हैं। सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।